हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग दक्षिण दक्षिण सहयोग को पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि दक्षिण दक्षिण क्या है और दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है। इसकी अवधारणा को पढ़ेंगे, यानी इसका क्या अर्थ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे फिर परिभाषित करेंगे और फिर कई ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेगा जो दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और फिर इसके तरीके को जानेंगे। लास्ट में जानेंगे कि दक्षिण दक्षिण सहयोग से लाभ क्या है, दक्षिण के जो देश है इसको क्या क्या लाभ मिला या फिर लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी बातों को जानेंगे। तो इसी कड़ी में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि दक्षिण दक्षिण पढ़ेंगे तो जानेंगे ही, फिर ये दक्षिण दक्षिण है क्या, उत्तर भी होगा, पश्चिम भी होगा, पूरब भी होगा। तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे एरिया को हम सारे एरिया में जितने भी देश है उन सारे देश को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ टू साउथ ऑपरेशन। सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील निर्धन राष्ट्रों में निरंतर बनी रहने वाली मंदी की स्थिति, यानी दक्षिण कहते हैं जितने भी विकासशील देश है, जितने भी गरीब देश है, जितने भी अविकसित देश है, यानी विकसित देश को छोड़ के जितने भी देश है और फिर दक्षिणी गोलार्ध में आता है उसे हम दक्षिण दक्षिण कहते हैं। और ये जो मंदी की स्थिति है, उत्तर दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध की स्थिति और विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाओं की अकर्मण्यता ने विकासशील राष्ट्रों के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवाज बुलंद की है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आइए अगली कड़ी में जो है इसे और अच्छे तरीका से समझते हैं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ क्या है, मूल रूप से इसका क्या अर्थ है। 1945 के बाद समस्त विश्व राजनीतिक शब्दावली में दो भागों में, यानी उत्तर में विकसित देश और दक्षिण में विकासशील देश में बंट गया। उत्तर में सभी साम्राज्यवादी ताकतें यानी विकसित यानी धनी राष्ट्र, और दक्षिण में साम्राज्यवादी शोषण के शिकार रहे गरीब देश थे। और 1945 के बाद ही क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी आसपास में शीत युद्ध 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, 39 से शुरू होता है और 45 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। और प्रथम विश्व युद्ध होता है कहाँ से कहाँ तक, 1914 से शुरू होता है और 18 में खत्म हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और 1945 में जाके समाप्त होता है। और जैसे ही 1945 में समाप्त होता है तो इसका तो बहुत लंबी इसकी इतिहास है, उतना अंदर हमें नहीं जाना है, हल्के से जो है टच करते हुए निकलना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है तो इन लोगों का अपना अपना जो गतिरोध है, अपना अपना जो आकांक्षा है, दोनों विश्व युद्ध में जो एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो थे, और फिर यही दोनों के बीच में जो एक तरफ जो अमेरिका और ब्रिटेन था तो साथ में रसिया भी था, और दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी, जापान और इटली। तो फिर जब इन देशों का जब जीत होता है तो फिर इन्हीं के बीच में, यानी जो जीता, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, ये सब ने जो है जर्मनी, ब्रिटेन, जापान को हराया, तो ये जो जीता इसी के अंदर जितने भी देश है उन दोनों में जो है
विरोध उत्पन्न हो जाता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाता है, और जिसका नाम शीत युद्ध रखा जाता है। शीत युद्ध का भी लंबा इतिहास है, लेकिन फिर उसमें भी नहीं जाना है। शीत युद्ध में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तरफ साम्राज्यवादी यानी पूंजीवादी देश था, और दूसरी तरफ साम्यवादी रसिया, रूस और रूस के आसपास जितने भी छोटा छोटा देश था वो सारे, और दूसरी तरफ पूंजीवादी देश। अब दोनों के बीच विचारधारा का भी लड़ाई होने लगा था, और आगे इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अपना जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग है उधर बढ़ते हैं। तो आसपास यानी कि वही समय के आसपास जो है बहुत सारे देश जो है साम्राज्यवाद के चंगुल से निकल रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं अपना भी देश 47 में आज़ाद होता है। 47 में जो अपना देश आज़ाद होता है तो साथ में 2-3 देश और आज़ाद होता है, और फिर जितने भी आज़ाद हुआ देश है वो सारे गरीब देश है, वो सारे विकासशील देश है, और जितने भी शोषक देश है यानी कि पूंजीवादी है, तो वो सारे देश विकसित है, अमीर है। तो जैसा कि हम लोग गांव समाज में देखते हैं कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं यानी पैसे से बड़ा है या राजनीति में बड़ा रुतबा रखता है, और फिर जो छोटे लोग हैं जो पैसे से छोटा है, गरीब है, जिसका कहीं कोई पहुंच नहीं है, तो उसके ऊपर चलता है। यानी बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोग पर बलपूर्वक भी कोई भी काम को करा लेता है। बस वही बात बड़े देश, छोटे देश, गरीब देश, अमीर देश के बीच रहा। धनी देश, विकासशील देश और विकसित देश के बीच रहा। विकसित देश पूंजीपति है और विकासशील गरीब भी है, और फिर साम्राज्यवाद के चंगुल से जो है निकला ही है। एक तरह से कहिए साम्राज्यवादी ताकत जो है उसे अभी अभी छोड़ा है। तो क्या होगा, जरूर एक गरीब रहेगा, एक अमीर रहेगा, और अमीर का वर्चस्व रहेगा गरीब पर। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पूरे विश्व एक देश दूसरे देश पर किस प्रकार से जो है अभी किसी न किसी तरह से निर्भर है। कोई न कोई वस्तु किसी को लाना है तो किसी को भेजना है, यानी आदान प्रदान पर चलता है। तो होता क्या है कि जो अमीर देश है, जो विकसित देश है, वो गरीब देश पर अपना मनमाना तरीका से कोई भी काम करवाता है, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का हो, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र ज़्यादातर जो है इस मामले में। और जो ये क्लाइमेट के मामले में हो, ये जितने भी काम है वो जो विकसित देश है वो विकासशील देश पर मनमाना जो है काम कराना चाहता है। तो मनमाना जब कोई काम कराएगा तो जो अविकसित है यानी विकासशील है या गरीब है वो तो गरीब ही रहेगा, हो सके और गरीब होता चला जाएगा। अमीर देश और अमीर होगा, हो सके वो और अमीर होता जाएगा, हो सके नहीं होता है। रियल यही है। अगर अपना नियम कानून गरीब पर अमीर अगर थोपेगा तो गरीब गरीब होते जाएगा, अमीर अमीर होते जाएगा। बात यही हुआ कि जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, वो ज़्यादातर दक्षिण के देश है, और उस पर इतना नियम कानून, इतना आर्थिक राजनीतिक रूप से दबाव के कारण ये धीरे धीरे ये देश ऋण में, यानी कि जो ऋण लेता था वो ऋण बहुत एक तरह से जो अगर समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज उस टाइप से, एक तरह से कहिए वो गरीब देश गरीब होने वाला ही कोई नियम कानून फॉलो कर रहा है, और अमीर देश अमीर होने वाला ही नियम कानून फॉलो कर रहा है।
तो जितने भी दक्षिण के देश में है उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं आपस में ही लेन देन कर लें, क्यों नहीं हम जो ताकतवर देश है, जो अमीर देश है, जो विकसित देश है, उससे हम क्यों नहीं पेंट छुड़ा लें। इसीलिए कई ऐसे मंच का साझा करते हैं, कई ऐसे मंच का निर्माण करते हैं जिसमें दक्षिण के देश दक्षिण में ही अपना आदान प्रदान करना चाहता है। विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श, आपसी सहयोग के आधार की खोज करना चाहता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग यह इंगित करता है कि विकासशील राष्ट्रों की उत्तरी गोलार्ध के विकसित राष्ट्रों पर अपने आर्थिक विकास के लिए निर्भर न होकर विकासशील राष्ट्रों में ही आर्थिक सहयोग के ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ पड़े। हमने कहा कि जो दक्षिण में है, जो गरीब है, जो शोषित देश है, जो अभी अभी किसी साम्राज्यवादी ताकत से वो आज़ाद हुआ है और फिर उसके ऊपर आर्थिक रूप से किसी भी तरह का कानून थोपना, नियम को थोपना, राजनीतिक रूप से परेशान करना, तो इन्होंने जो है सोचा कि क्यों नहीं आपस में ही लेन देन करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो इन्होंने बहुत सारे मंच को बनाया, और कौन कौन सा मंच को बनाया इसे अगर हम अच्छे तरीक़ा से जान जाएंगे तो समझ लीजिए आप आधी दुनिया को समझ गए। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले अंकटाड सम्मेलन होता है। अंकटाड, ये अंकटाड सम्मेलन क्या है आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अंकटाड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक अस्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इसे हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपको इसको जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 193 देश है, जिसमें कि इसमें 6 प्रकार का अंग है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, बहुत से प्रकार है, 6 अंग है। ये 6 अंग को थोड़ा थोड़ा अगर जानेंगे तो और समझ में आएगा। अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार तथा सहायता संबंधी समस्याओं पर शुल्क दरों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते गेट के अंतर्गत विचार किया जाता था। ये गेट एक ऑर्गेनाइजेशन है। उक्त सामान्य समझौते यानी ऊपर के जो सामान्य समझौते हैं, अल्प विकसित देशों की आशा अनुरूप लाभ नहीं मिल सका। यानी कि ये जितने भी प्रकार का कोई भी समझौता हुआ व्यापारी मामले में, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? विकासशील देश को नहीं हुआ या अल्प विकसित देश को नहीं हुआ। अल्प विकसित देश, विकासशील देश, गरीब देश सब एक ही को कहते हैं। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका प्रयोजन था अल्प विकसित देशों के विद्यमान अंतर, ट्रेड गैप में कमी करना। ठीक है, इसी को गेट कहा गया है। ठीक है, अल्प विकसित देश, जिसका प्रयोजन क्या था कि जो गरीब देश है इसके विद्यमान जो अंतर, ट्रेड गैप यानी आंतरिक एक दूसरे देश के अंदर जाना आना, उसमें कमी करना था। इसी कार्यक्रम को अंकटाड की संज्ञा दी गई। अंकटाड की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक नया मोह बिंदु है और इसमें विश्व व्यापार के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्ययन का ये पहला प्रयास है। अब जब सोचा अल्प विकसित देश या विकासशील देश कि जो भी हमने व्यापार किया,
जो भी रूल रेगुलेशंस के तहत, और रूल रेगुलेशंस भी किसने बनाया? विकसित देश ने बनाया। तो उस नियम से ही हमें कोई भी व्यापार करना पड़ेगा किसी के साथ में। लेकिन हमने तो किया, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं, हानि ही हुआ। हानि क्या हुआ? लाभ होता तो कुछ हमें जो है ऊपर आगे बढ़ने का मौका मिलता। आगे तो बढ़े नहीं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन और कर्ज में डूब गए। कैसे कर्ज में डूब गए? मान लीजिए जैसे आप जमींदारी पर था, क्या था? जमीन मालिक का जमीन है, और जो मजदूर है या छोटे वर्ग के लोग हैं वो जमीन मालिक से जमीन लेगा खेती करने के लिए। और खेती भी कैसे करेगा? जमीन मालिक से ही पैसे लेके खेती करेगा। वो पैसे कैसे लेगा? ब्याज पर लेगा, इंटरेस्ट पर लेगा। और खेती किया, अच्छा हुआ तो मालिक का पैसा वापस, जो इंटरेस्ट पर लिए वो भी पैसा वापस, और फिर जितना लाभ हुआ वो खेती करने वाला का हुआ। लेकिन अगर हमें लाभ नहीं हुआ और हानि ही हो गया, समय साथ नहीं दिया, प्रकृति ने साथ नहीं दिया, और हमें पैसे चाहिए था, और जो खाद बीज है वो हमें और अच्छे तरीक़ा से चाहिए था, जो पैसे के अभाव में हम कर नहीं सके, तो हुआ क्या? जमीन मालिक को जितना हमें ज़मीन का पैसा देना है वो भी देना है, साथ में हमने जो पैसे लिए हैं कर्ज के रूप में उसे भी चुकाना है। उसको चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? और हमको तीसरे जगह से कर्ज लेना पड़ा। तीसरे जगह से कर्ज लेकर के उस जमीन मालिक को हमने अपना कर्ज का अदा किया। हमें क्या मिला? हमें लाभ नहीं, हानि ही हुआ। यही रूल और यही व्यवस्था दक्षिण या जो गरीब देश है या जो विकासशील देश है उसके साथ और विकसित देश के साथ, यानी उत्तर के लोग, उत्तर के देश विकसित है, दक्षिण के देश ज़्यादातर गरीब है, ज़्यादातर विकासशील है, ज़्यादातर अविकसित है। तो सारे देशों के साथ में यही सिस्टम है। तो यही सिस्टम होते होते विकसित देश और विकसित होते चला गया, विकासशील देश, गरीब देश और गरीब होते चला गया। तो इन्होंने और कई सारे जो है और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कई प्रकार के संगठन बनाते हैं, ताकि हम अपने में ही जो है, जैसे गरीब है, गरीब का ही सहयोग कर रहा है, गरीब को ही आगे, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए संगठन की ज़रूरत होती है। तो ये दक्षिण सहयोग संगठन और सारे संगठन है जो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे और जानेंगे कि विकसित और विकासशील दक्षिण सहयोग क्या है, उत्तर दक्षिण क्या है, पूरब पश्चिम क्या है। इस सारी चीज़ को हम समझेंगे लेकिन अगले वीडियो में।